ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सत श्रीकाल नमो बुधाय जमुना सात सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में प्रोग्राम लेकर आते हैं और इसमें हमारा टाइटल होता है कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। बाकी झूठ पे चलने वाले लोग तो मरे हुए के समान होते हैं, मुर्दे के समान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो एक इंसानियत है दुनिया के अंदर, उसको हम ढूंढ रहे हैं कहीं पर, क्योंकि कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई कुछ है, लेकिन मानव नजर नहीं आता। मानव को ढूंढ रहे हैं। तो मानव को एक जात पात के बात के बारे में बात करेंगे आज। एक जात पात का जो है किसको मतलब जात पात का विनाश कैसे होगा। तो जात पात से पहले नुकसान के बारे में बात करेंगे, उससे नुकसान क्या हो रहा है। तो इसमें हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। मेहमान तीसरे मेहमान हमारी आई नहीं, वो हो सकता है शायद कोई प्रॉब्लम हो। तो दो मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम सवाल जवाब करेंगे। जी सुभाष गौतम जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्रीकाल जी भाई साहब। जी अनुपम रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी चैनल पर। सत श्रीकाल जी अभिम जी। भाई साहब थोड़ा आप कैमरा घुमाए थोड़ा, कि आपका जो है ना रोशनी नहीं आ रही चेहरे पर। तो हम बात एक करेंगे सेकंड। जात पात के बारे में बात करेंगे कि जात पात जो है। रंजन जी थोड़ा अनुपम जी आप बताएं थोड़ा कि अपने बारे में थोड़ा तारुफ कराएं, आप कहाँ से हो और आप अपने बारे में बताएं थोड़ा जी। सर मैं अनुपम रंजन, जी डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। जी और सबसे जी पहले जी बोलिए। आज इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया जा रहा है। मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व लेवल पर विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं सभी मूल निवासी साथियों को विश्व मूल निवासी दिवस पर हार्दिक बधाई और बुद्ध कामनाएं। और साथ ही सर आपने हम ये फोन मिल सकता है जी। और साथ ही आपने हमें आमंत्रित किया, वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। जी जय मनोज। सुभाष जी आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं, इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम सुभाष गौतम है। मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूं और सोशल सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट, रियल एस्टेट का मेरा वर्क है। जी जी। तो सुभाष जी, जैसे मैं मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ही है कि आज जो हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं जात पात नजर नहीं आती, और जी इंडिया के अंदर एक जात पात का कीड़ा घूम रहा है जो इंसानियत को खा रहा है। और बहुत से जिन हराम खोरों ने जात बनाई है, उन्होंने तो अपने फायदे के लिए बनाई है, लेकिन इंसानियत जो खा लिया है। तो हमें बताएं कि जात पात से जो नुकसान है, इंसानों को क्या नुकसान हो रहा है जात पात से, इसके बारे में बताएं थोड़ा जी सुभाष जी। सर, जात पात का देखा जाए सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि भारत के अंदर ही इसमें जात पात का नाम आता है और इसमें कहीं भी जात पात का कोई नाम नहीं है। और शुरुआत करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं वो उनकी विचारधारा बोलती है, विचारधारा ये कहती है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी ये कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसी उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन, रोजगार और को कर दिया है। अपने लोग थोड़ा सा हो रहे थे, सामाजिक रूप में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस चीज को भी उन्होंने कोरोना से जोड़ दिया। अब इसी बात को लेकर कोई बात जी मैं अनुभव रंजन जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जात पात से, जैसे सुभाष जी ने बताया है, आप इसके बारे में बताएं कि जात पात से लोगों का नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में बता थोड़ा। जात पात से नुकसान हो रहा है सर, क्योंकि जात के नाम पर ही शोषण हो रहा है। जी और बिजली के करंट अनुपम जी छूने से जी जी
आपकी थोड़ी आवाज अटक गई है, थोड़ा आराम से बैठ जाए कहीं पर। जी संतानु मंडल जी, आप भी थोड़ा आराम से बैठ जाए, इसमें लाइव जा रहा प्रोग्राम हमारा है जी। हाँ मॉर्निंग। बिजली के छूने से लगते हैं और जात के करंट सुनने से लगते हैं सर। जी जी और चैनलों के माध्यम से ये दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए, जी चैनलों के माध्यम से लोगों को ये बताया जाए कि संवैधानिक शब्द एससी और एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नाम से बताया जाए। जी संतानु मंडल जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब। हाँ गुड मॉर्निंग, जय भीम, कोलकाता इंडिया से। बताओ। तो आप आराम से बैठ जाएं कहीं पर, आराम से इसको चाल को बंद करें थोड़ा, क्योंकि लाइव जा रहा प्रोग्राम हो रहा है। जी सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें जात पात का जो कीड़ा घूम रहा है, तो इसमें दोबारा मेरा सवाल ये है कि इसमें जो इंसानों को मतलब किस प्रकार का नुकसान ज्यादा हो रहा है, और किन लोगों को नुकसान हो रहा है और किन को फायदा हो रहा है? जी जी सर, जात पात से सबसे ज्यादा नुकसान तो एसटी को है यहाँ पर। जी ओबीसी तो एक बार को थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि ये एक साथ हो जाते हैं और एससी समाज के साथ नहीं लग पाता ओबीसी समाज, जी क्योंकि अभी हमको इग्नोर करते हैं। ओबीसी समाज के लोग कहते हैं कि भाई ये तो चमार है, चूड़ा है, मतलब कई कई भाषाओं में बातें हैं हमको, और इसलिए हमें इग्नोर करते हैं ये ओबीसी समाज के लोग भी। अगर जो ओबीसी समाज हमको समझने लगे तो हम हर तरीके से मजबूत हो सकते हैं और जाति व्यवस्था को तोड़ने का मादा रखते हैं। जी अनुपम रंजन जी, आप बताएं इसके बारे में कि जात पात से किन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है और किन लोगों को नुकसान हो रहा है? जी अनुपम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जात पात से लोगों को किन को फायदा हो रहा है और किन को नुकसान हो रहा है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। अनुपम रंजन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? यस सर। सर जाति जो है वो गर्व का विषय नहीं है। जाति गर्व का विषय है, जाति शर्म का विषय है सर। जी और जात के नाम पर ही शोषण हो रहा है हमारे समाज का। जी जी और मूल निवासी जी बोलिए, आप खुल के बोलिए। यहाँ पर यहाँ किसी का डर मानने की जरूरत नहीं है, जो भी आप बात करनी है खुल के बात मूल करें। निवासी हाँ जाति तभी खत्म हो सकता है सर जब मूल निवासी पहचान स्थापित होता। वो भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। उसमें हम बात करना चाहते हैं इनके साथ में संतानु मंडल जी। संतानु मंडल जी थोड़ा इधर ध्यान दें, अभी उधर इधर मत देखिए। इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि आज जात पात की बात कर रहे हैं, इस जात को आप किस नजरिए से देखते हैं? जात इंसान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? इसके बारे में क्या कहेंगे? इंसान के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब के बारे में बता सकते हैं। हेलो, वो जी इंडिया में हाँ, इंडिया में जैसा चल रहा है ना, जो इंडिया में ये जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है मूल्यवासी समाज के दलित और आदिवासी लोग को। इंडिया में हर जगह है जहाँ पे इंसान से जानवर को ज़्यादा वैल्यू होता है। तो इसी हिसाब से हमारा देश से जाति के आधार पर जैसा चल रहा है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। इसमें सुभाष जी आप बताएं इसके बारे में कि जो बाबा साहब ने जात पात के बारे में क्या लिखा है, और उसमें उन्होंने किस नजरिए से इस जात पात को देखा है बाबा साहब ने? जी बाबा साहब ने भी सर जातिवाद को 1936 में बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी, जी जिसमें कि जात पात
उसको मतलब हीन भावना से देखा गया, मतलब उसको वही किस हिसाब से एक जगह किया जाए, तो मतलब जात को तोड़ो और उन लोगों को जोड़ो। जी। तो इस बात को करते हुए बाबा साहब ने भी इस बात को जोर दिया था कि जात पात से कैसे निजात दिलाई जाए लोगों को। पर लेकिन यहाँ पर जो मनुवादी प्रथा है, यहाँ पे इंसानों की वैल्यू कम है, जानवरों की ज्यादा है। ये इस बात को नहीं देखते कि भाई ये इंसान ही इंसान के काम आता है, ना कि जानवर काम आता है। तो इसमें क्या है, मतलब जिसमें इतने धर्म ग्रंथ हैं और हम बाद में बताएंगे इसमें कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या लिखा है जात पात के बारे में। उसमें लिखा है कि जात का गर्व रख कर मूर्ख गवार, यानी कि गर्व करते हैं तो जात को उसको कहा गुरु ग्रंथ साहिब तो मूर्ख आदमी है, ये मूर्ख आदमी है, तो उसका गर्व क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे विकार निकलते हैं। और हमने भी एक शायरी लिखी थी आज 2 साल पहले कि जो है जात पात इससे इतनी ज्यादा खतरनाक है, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक जात पात है, क्योंकि इंसान को जात पात जो है, जात पात से इंसान को इतने नुकसान हो रहा है कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जात पात इंसान को बार बार मारती है। और इंसान एटम बम सिर्फ इंसान को एक बार मारता है। तो जैसे कि मतलब जात में जो छोटी जात की जिनको बनाया है हरामखोरों ने, हरामखोर हम उनको बोलते हैं जो मुफ्त की रोटी खाते हैं, बने बनाए खाते हैं, लोगों को मांग के खाते हैं, फिर फ्री खाते हैं, उन्होंने जात पात बनाई है। उन्होंने जो जिनको छोटी जात का बनाया है उनको हीन भावना में मान लिया, और जिनको बड़ी जात का बनाया उन लोगों ने उनको घमंड में मार दिया। तो दोनों को परेशान किया जात पात ने। तो क्या कहना चाहेंगे सुभाष जी इसके ऊपर? सुभाष जी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। जी, जी सर। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे जो पॉइंट बोले हैं इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? आवाज सर क्लियर नहीं हो रही, वॉइस आपकी थोड़ा दिक्कत। अनुपम रंग जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही। जी, जो मैंने पॉइंट बोले हैं इस पर अपना लेने दें आप, बताएं क्या है। सर एक बार फिर से। वो आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही सर। इसमें क्या हो रहा है? मतलब हमारे जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। और इसमें जो ऊंची जाति के उनको घमंड में खा लिया, और जो नीची जाति के उनको हीन भावना में खा लिया। एटम बम सिर्फ एक बार इंसान को मारता है, लेकिन जात पात इंसान को बार बार मारती है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सुभाष जी। इसमें सर जी आप बोले जी। अं- अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा जी। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा और संरक्षण दिया जाए। मेरी आवाज आ रही है आप तक सुभाष जी? जी जी। तो आप बताएं इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप उससे? जातिवाद का सर देखा जाए क्योंकि हम तो भारत की बात करते हैं और भारत में ही ये जातिवाद का वो है आइटम बम। जी। आइटम बम तो एक बार छूट जाता है, और जो जाति की बात आती है ये बार बार हमें हीन भावना से देखते हैं। ना तो बराबर बैठाने की कोशिश करते हैं, ना खिलाने की कोशिश करते हैं, ना शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, और ना ही ये किसी भी स्थान में हमें आगे बढ़ मतलब किसी भी उसमें विभाग में हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। और कोई इंसान हमारा मतलब कोई हमारे समाज से SC ST OBC से भी निकल कर जाता है, उसको ऊपर लेवल पे भी इग्नोर किया जाता है, और हमेशा करते रहते हैं ये। हम तो आज भी देखते हैं यहाँ पे अपना कोई भी सरकारी स्कूल ले लो या कोई भी मतलब सरकारी संस्था ले लो, वहाँ पे लोगों को देखते हैं कि भाई ये ऐसी समाज की ऐसी वैल्यू कम है। और जो यहाँ का चपरासी भी होगा ना, मनुवादी लोगों का, तो चपरासी भी ऊपर लेवल का काम करता है, और जो हमारा अधिकारी भी होगा वो काम नहीं करता है। जी। तो जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है, लाइव प्रोग्राम जा रहा है, अब दौड़ रहे हैं और बैठ नहीं रहे आराम से। तो बैठ इसमें थोड़ा बात करें, इसमें जो बैठ गए आराम से हम बात कर रहे हैं इसमें कि जात पात एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो।
ये मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही है। जी अनुपम जी, आप क्या कहना चाहती है उस पर आप? सर, देश में एक समाज व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था है। जी समाज व्यवस्था में विचार परिवर्तन करने की जरूरत है और शासन व्यवस्था में व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है। तभी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जी समाज व्यवस्था जो है वो एक जाति के नियंत्रण में है और शासन व्यवस्था भी एक जाति के नियंत्रण में है सर। ये कौन सी जात की बात कर रहे हैं आप? हेलो सर। जी 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 बोलिए बोलिए। संतानु जी, आपको आवाज आ रही क्या? हाँ बताइए। आप आराम से नहीं बैठ रहे हैं? हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जात पात की बात कर रहे हैं, हम बोले हैं कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है जात पात। जो छोटे लोग, जिनको छोटी जात के बनाया है, निकम्मे लोगों ने उनको हीन भावना ने खा लिया, और जो ऊंची जात के जिनको बनाया है उनको घमंड ने खा लिया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही बात आपको बताना चाहते हैं, मेरा देश में जैसा चल रहा है, जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो मनुवादी समाज के लोग इसको इंसान नहीं मानते हैं। हर दिन पूरा देश में कम से कम 1 घंटा में 8 से 9 दलितों महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार चल रहा है। देश में एवरी डे 30 से ज़्यादा दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी का घर बाड़ी तोड़ देता है। तो ये मनुवादी जो सिस्टम है, बाबा साहेब ने साफ साफ बता दिया था, जो वो लोग कभी हम लोग को इंसान नहीं मानते हैं। वो हर टाइम कोई भी सेक्टर में, जैसा सुबह साहेब बता दो, उसके यूपी में मैंने गया, यूपी में ऐसा इलाका है जहाँ से आम दलित लोग को उधर वो रास्ता से चलना माना है। यूपी में सबसे ज्यादा दलित के ऊपर इसी टाइम में अन्याय अत्याचार हो रहा है। देश के जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था में दलितों के खिलाफ मनुवादी समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्मबाजी कर रहा है। अगर हम बता सकते हैं, ये आज़ादी के इतने साल बाद अपन दलित समाज के लोग पूरा देश में किधर भी जाइए, जैसा आपके रिपोर्ट तो है आपके पास, जो हम लोग को इंसान नहीं मानते। हर टाइम कोशिश कर रहे हैं हम लोग को कैसे गुम करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, कैसे लूट लेंगे कोई भी सेक्टर में। एट प्रेजेंट जैसे आपने देखा 5 तारीख राम जन्मभूमि शिलान्यास हुआ, ये मजा की बात है। देश के इतने एक भी दलित लोग को, नए वो एमएलए एमपी, फिर भी मेरा देश के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो भी दलित, किसी को इनवाइटेशन नहीं किया। ये राम मंदिर ट्रस्ट बनाया, 15 लोगों को एक कमेटी बनाया, ट्रस्ट बनाया, अब 15 है ब्राह्मण, तो उसके आखिर क्या है मतलब, मेरे को जानकारी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं आपके हिसाब से, ये भारत देश में हमारा दलित समाज के ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार जुल्मबाजी हो रहा है, ओबीसी समाज के हो रहा है। लेकिन फायदा क्या है, ओबीसी समाज थोड़ा इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा अन्याय अत्याचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन दलित समाज के यही प्रॉब्लम है, एक गांव में अगर अटैक करेगा तो ऐसा ऐसा आते हैं। तो इसीलिए हम आपको चाहते हैं, जैसे हम बता सकते हैं, जी हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, कानून है, ये हर इंसान को हक तो बराबर है। तो देश के जैसा संविधान है, संविधान में हमारा अधिकार वो संविधान में है, लेकिन हम लोग नहीं मिलते हैं। बहुत सारे इलाका है मेरा देश में, आपके एक जानकारी दे दूँ, पुलिस के डिपार्टमेंट बोलिए, कोई भी सेक्टर में अगर जो काम करते हैं, अगर उसको पता चले तो वो दलित है, फिर भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं हर सेक्टर में, जैसा यूपी में मैंने देखा। तो इसीलिए हम चाहते हैं, हम दलित के लिए सेपरेट एक सिस्टम होना चाहिए। जैसा हमारा पिछले ब्रिटिश, मेरे हिसाब से अभी आ रहा है, जो पिछले ब्रिटिश जब 47 में जा रहा था, तब हम लोग को वही होने वाला
हुआ तो अच्छा होगा। दलित के लिए सेपरेट कंट्री होना चाहिए, क्योंकि आज आज़ादी के 73 साल बाद हमने खुद आंखों से दिखा दिया। 5 तारीख राम मंदिर जन्म भूमि ट्रस्ट उद्घाटन किया है, एक भी दलित को इनवाइट नहीं किया। तो उसके आखिर क्या है, उसको इंटरनल सिस्टम क्या है हमारा पता है, क्योंकि हम थोड़ा एजुकेशन करते हैं, स्टडी करते हैं। वो लोग चाहते नहीं दलित समाज के लोग जिंदा रहे, ये उसको इंटरनल षड्यंत्र है। तो इसीलिए बाद में हम लोग भी कोशिश कर रहा है, पूरा देश नहीं पूरा दुनिया में, जो भारत देश ऐसा है जहाँ पे दलित और आदिवासी इंसान को वो कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो फिर भी सेक्टर में जैसा आपके बारे में देखो, ऐसा कोरोना की बीमारी है, देश के 20 लाख के ज़्यादा लोग कोरोना अफेक्टेड है, फिर भी हॉस्पिटल नहीं बना के उन्होंने राम जन्मभूमि बनाया। अगर उसके इंटरनल कुछ षड्यंत्र है, साजिश है, तो वो इसी हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं। दलित लोग को मनुवादी समाज व्यवस्था में हम लोग को, वो दलित समाज के आदिवासी और ओबीसी लोग को मनुवादी समाज ने वो नहीं चाहते हैं हम लोग आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हम अच्छा तरह जी सके। थैंक यू सर। जी जी। सुभाष गौतम जी भाई बताएं कि ये जो लोग हैं मतलब जिनको दलित बोलते हैं, दलित तो नहीं है, वो यहाँ के महाराजे महाराजे थे, उनको दलित बनाएगा, डर डर लगता है मनवादियों को इनसे बहुत ज्यादा, इस करके उनको डराते रहते हैं, दलित बोलते हैं। तो इसमें मुझे एक बात बताइए, मैं जिसको शूद्र बनाया है मनवादियों ने, उनसे डरते क्यों हैं ये लोग? और दूसरा उनको जानवर यानी इंसान क्यों नहीं समझते? क्या कारण समझते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? सर सबसे पहली बात देखी जाए जो शांतनु दादा ने बोले अभी कि अगर जो ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी सबसे ज्यादा है। और अब जाके इन्होंने मतलब इनको इग्नोर करके एससी एसटी ओबीसी तो अपना मजबूत हर तरीके से, अगर जो हम बात करते हैं कि भाई जो हमारे साथ समस्या होती है कि हमें भी जो जाति व्यवस्था से देखा जाता है, वो तो ऐसी समाज को ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इसमें भी कैटेगरीज बनाई। एससी में जाटव हो गया, धोबी हो गया, या तेली हो गया, कोरी हो गया, कुम्हार हो गया, उन्हें अन्य भावनाओं से मतलब जातियों में कर दिया है। उस जाति के आधार पर हमें देखा जाता है, उस हिसाब से हमें काम दिया जाता है आज भी। क्योंकि यहाँ पे भारतीय संविधान 1950 से लागू है, पर लेकिन ऐसी कोई बात आती है तो नेगलेक्ट करते हैं, कानून व्यवस्था की कोशिश करते हैं और हमेशा एससी को दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें ओबीसी, हम इसमें अगर जो बात देखते हैं ज्यादा, ओबीसी को हम इसमें ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि वो हमको नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भी उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई, क्योंकि वो ब्राह्मण मतलब मनुवादी लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और वो अत्याचार करते हैं। ये भी एक कारण है जाति व्यवस्था को मजबूत करने का, जो कि मतलब हमें परेशान किया जा रहा है। जी अनुपम रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे ये भी जानवर समझते हैं सूत्रों को, तो जानवर क्यों समझते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? जी सर सबसे पहले ये बात है कि हमने परिवर्तन लाने के लिए कदम बढ़ाया है। हाँ, तो ये जो दलित शब्द है, हिंदुस्तान शब्द है, ऐसे शब्द, ये ब्राह्मणवादी शब्द है सर, ऐसे शब्दों को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक शब्द नहीं है। जी अभी सर जो बोले हैं कि दलित दलित दलित, तो क्या आप दलित दलित जब करते रहेंगे तो क्या इससे जातियां समाप्त होंगी? जी, ये भी समस्या की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है मतलब जो हम जी ये उसका मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको इंसान की बजाय जानवर क्यों समझते हैं? क्या कारण है? इंसान की जगह जानवर, वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं। उनका राज हम पर रहे, वो हमको गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो कैसे उनका राज यहाँ इस देश में? जी संतानु मंडल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये गुलाम बनाकर क्यों रखना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है?
इसके पीछे कारण है तो आपको इतिहास से देखना चाहिए, क्योंकि हमने इतिहास में देखा जो मनुवादी जो ब्राह्मण समाज लोग है वो कभी नहीं चाहते दूसरा जाति जिंदे रहे, दूसरा जाति अच्छा तरह जी सके। ये जो एक सिस्टम है, क्योंकि वो मनुवादी देश के मनुवादी अर्जुन है, वो तो यूरेशियन का है, जाजावर है। वो तो बराबर जो इतिहास मेरे पास है वो तो अन्याय अत्याचार जुलूमबाजी कर रहा है। ये तो उसके नेशा है, इसके पेशा है। क्योंकि आज देश में लगभग 10% लोग के पास सब कुछ है। जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आईएएस, प्रशासन लेवल, गणतंत्र, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ इसके कब्जा में है। धीरे धीरे ये लोग सब कुछ कब्जा करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो हम लोग को जीने नहीं देंगे। क्योंकि उसको पता है, जैसा देखो पहले तो बहुत सारे लोग को लगते थे काम पे लिए खेती के बारे में, तो अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, इसलिए उन्होंने सोचा ये लोग को जिंदा नहीं रहने देंगे। वो तो ऐसे ही करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि उसके पास जो हमारे पास जो जानकारी है वो चाहते हैं 2025 के अंदर, जैसे आरएसएस ने तैयारी हुआ 1925 में, वो उसके यही मेन ऑब्जेक्ट है 100 साल। 100 साल के अंदर पूरा देश में वो पहले जो थे तो भारत देश के गणतंत्र खत्म कर देंगे, प्रशासन खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, उसी राज चलाएंगे, मनुवादी राज। मनुवादी राज फिर लाने के लिए उसको एवन ऑब्जेक्ट 100 साल था। तो आज देखो ऐसे ही चल रहा है। आज पूरा देश में जितने सारे दलित समाज है, मूल निवासी समाज जो लोग है, उसके जो मूर्ति है, काल भी मेरे पास एक रिकॉर्ड आया वेस्ट बंगाल में, पुरुलिया में एक आदिवासी जो एक आदिवासी जो थे, वो आपके बारे में कैसा बताऊं, जो लड़ाई करने थे, समाज कर्मी थे, उसको मूर्ति तोड़ दिया। क्यों तोड़ते हैं? जितने सारे अपन समाज के लोग अच्छे काम करते हैं तो उसको मूर्ति तोड़ देते हैं। वो चाहते हैं जो ब्राह्मणवादी का जो सिस्टम है, हम लोग अलग रहेंगे, वो जो बोलेंगे वही होंगे हमारा, हम लोग उसके पास जाएंगे, काम करेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। हमारा समाज से वो आएगा, हमारा समाज से पैसा लूट लेंगे, लड़की को लूट लेके जाएंगे, ऐसे ही उसका विचारधारा है। और वो इतना घटिया है, मनुवादी सिस्टम के इतने घटिया है, हम उसको इंसान नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इंसान में ऐसा कभी नहीं आते हैं। एक इंसान मेरे दूसरे इंसान को क्षति करने के जो सोच, ये तो कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको आते हैं। पूरा देश में जैसे आपने बताया, पूरा देश में वो अपन मूल निवासी समाज को कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं चाहते हैं वो ऐसे करे। तो वो कोशिश कर रहा है हर 1-2 साल के अंदर पूरा देश के कब्जा में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसा आरएसएस के मोहन भागवत है, जैसा मोदी जी है, तो ऐसा कोशिश कर रहा है पूरा देश के संविधान तोड़ना। उसके वेट एंड सी, वो चाहते हैं देश के संविधान चेंज करेंगे। दो शब्दों तो चेंज कर दिया। अभी भारत देश में डिबेट हो रहा है, गणतंत्र में 2 शब्द बात देना है, एक धर्मनिरपेक्ष और एक दूसरा बात है 2 शब्दों बोला जाए, संविधान से 2 शब्द रहना नहीं चाहते। तो आखिर क्या है? तो वो चाहते हैं हमारा देश के संविधान अगर बर्बाद कर दे तो मेरा देश के जनता को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो आप आवाज उठाओ और भी ऐसा बोलो जो दलित समाज के लोग को, हम चाहते हैं मूल निवासी समाज के लोग को अभी जल्दी जल्दी आवाज उठाना चाहिए, घर से निकालना चाहिए। एक ही आवाज हमारा नारा है जो ब्राह्मणवाद हटाओ, देश बचाओ। और हम लोग चाहते हैं, हम इसी हिसाब से बोल रहा है, जब तक मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही जैसा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम चाहते हैं दिल्ली के राज, पूरा देश के जितने सारे सब कुछ है, वो प्रशासनिक सिस्टम है, जिसका जितना शंका भारी उसके उतना भागीदारी। हम चाहते हैं मूल निवासी समाज के लोग, हम कोशिश कर रहे हैं एक काटा होके पूरा देश हम दखल कर देंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं हम मूल निवासी समाज के पास
वो जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन पावर आए, वो हर चीज घोटाला से घोटाला कर दिया। टॉप टू बॉटम घोटाला है। कोई भी अपन IAS IPS का ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, जो सही काम कर रहा है, उसको भी निकाल देता है। एक एग्जाम्पल, पिछले 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एक राज्यपाल थे। वो राज्यपाल एक आदिवासी वर्ग का है, वो गुजरात के थे। तो उन्होंने कुछ सही काम किया, काश हो ही काम किया तो उसको निकाल दिया। तो यही है उसका सिस्टम। उसको एम एन ऑब्जेक्ट क्या है, दलित समाज के जितने, मूल्यवासी समाज के जितने IAS IPS रहते हैं, उसको दिमाग में ऐसा है, वो जो निर्देश पालन देगा वही काम करेंगे। अगर सही काम करे तो उसको चाहते हैं उसको निकाल दो। थैंक यू सर। मैं बात बताना चाहता हूँ, आपने बात जो बताई है ये बहुत मतलब 2-4 साल पुरानी या 20 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी नहीं है, ये बातें ये कोई छोटी मतलब ज्यादा है होती है, लेकिन मेन जो कारण है वो हेलो। नहीं बता। हाँ हेलो। हाँ जी दादा, लाइन चली गई शायद सर की। हाँ सर को लाइन चला गई। जी अभी ऐसे लग लगा। रहा है मुझे। अच्छा लगा। हाँ दादा। अच्छा, जो बीच में मैडम है, कहाँ रहने वाला है मैडम? अभी लाइव चल रहा है प्रोग्राम में अम्बेडकर भी। नगर। अम्बेडकर नगर, कहाँ? यूपी? यूपी। यूपी अम्बेडकर नगर कहाँ अभी पर लाइव है? चल डिस्ट्रिक्ट रहा है। वेस्ट? अच्छा, आजमगढ़ के पास दादा। अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है ही। कौन सा हेलो, डिस्ट्रिक्ट? ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। हेलो आजमगढ़? अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है सर, आजमगढ़, फैजाबाद आजमगढ़ मंडल। के अच्छा पास। अच्छा यस अच्छा। सर। ठीक हाँ है, तो सबको लाइन चला गया तो क्या हुआ, फिर आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं है। आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है अब तक और सभी? सर आप कहाँ से हैं? मैं मैं कोलकाता। दादा, मैं तो नोएडा से कोलकाता हूँ। से। कोलकाता से। जिला क्या है सर? कोलकाता। कोलकाता कोलकाता। दमदम एयरपोर्ट के नजदीक। और सर आप? एयरपोर्ट। हाँ। मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ये अभी आवाज प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आपका ये एड्रेस जो बाद में पूछ लेना, प्रोग्राम लाइव चल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ मैडम आपसे नाम क्या है कुछ। आपका? अनुपम रंजन। ना, वो आगे सर। हम बताना हाँ चाह सर। रहे थे इसमें कि बात करना चाह रहे थे कि जो बात आप बता रहे थे कि जो हम इसमें जो मेन समस्या उसको आप नहीं बता रहे हैं कि जो भारत के जो लोग हैं, हमने एक किताब लिखी है, इसमें इसका नाम है क्या, सिख हिंदू है जानिए सच क्या है। इसके अंदर पूरे भारत का इतिहास लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ 32 पन्ने की किताब है ये। तो हमने जो अंदाजा लगाया है इस चीज का कि ये जो जिन अभी बताया कि जिनको शूद्र मानते हैं उनको इन्होंने मंदिर में नहीं बुलाया, वहां पर ये जो जिन्होंने अभी भूमि पूजन किया है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत के लोगों को ये मानते हैं राक्षस और अपने आप को मानते हैं देवता। तो देव तो हाँ एक जो देवता मानते हैं अपने आप को, तो वो राक्षसों को क्यों बुलाएंगे अपने उसमें अपने प्रोग्राम में? तो राक्षस मानते हैं। और भारत के लोग जो है, भारत के लोग कभी महाराजे राजे थे आज धरती के ऊपर, और राजे बनेंगे आने वाले वक्त में, कुछ साल के बाद में 2025 में पड़ जाएंगे, क्योंकि मनवादियों ने जो नफरत की आग लगाई है चारों तरफ, इसमें जलकर खुद राख होंगे और इनका राज एक दिन समाप्त होगा। जिस दिन 2025 की बात कर रहे थे, 2025 में इनका एंड खुद एंड की तरफ खुद ही बदल रहे हैं, क्योंकि जो नुकसान कर रहे हैं चारों तरफ, इनका नुकसान इनसे लेंगे नुकसान। लेकिन मैं मेन बात जो बताना चाह रहा था आप लोगों को कि राक्षस समझते हैं और जानवर अगर जो समझते हैं आप लोगों को, जो शूद्रों को जानवर क्यों समझते हैं? क्योंकि जिनके अंदर दिमाग है ही नहीं है, जिनको ज्ञान है ही नहीं इंसानियत का, वो जो खुद जानवर हैं, वो तो दूसरे को जानवर ही समझेगा ना। फिर अगर है तो कुत्ता है सही। तो कुत्ता समझेगा। अगर इंसान के अंदर इंसान वाली बात होगी तभी इंसान समझेगा। जब इंसान वाली बात है ही नहीं, उनके अंदर कोई गुण ज्ञान है ही नहीं है, तो क्यों समझेंगे दूसरे को? तो सारी बीमारी की जड़ जो मानसिक बीमारियां ब्राह्मणों के पास में है, जो उसके बाद छूत की बीमारी से है वो ब्राह्मण को, आतंकवादी की बीमारी उसको है, और अलगावादी उग्रवादी और जो नफरत की बीमारी है सबको सब ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण के अंदर फंसी पड़ी है वो तो सब लोग पर फेंक देता है। तो रंजन जी, मैं बात ये करना चाहता हूँ, जो मैंने बात बोली है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप ब्राह्मणों को राक्षस कह रहे हैं।
आप ब्राह्मणों को दानव कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने तो यहाँ के मूल निवासियों को राक्षस कहा, दानव कहा। तो राक्षस का मतलब ये है कि रक्षा करने से है, रक्षा करने से जो अपने समाज का अपना रक्षा करता था, ब्राह्मणों ने उनका नाम राक्षस दे दिया। ये समाज जो है मूल निवासी समाज दान करने वाला राजा था, दानी था, तो उसको दानव कह दिया। ये चीज ये थोपने काम किया ब्राह्मणों ने। और ये जो सर अभी ओबीसी की बात कर रहे थे कि ओबीसी मजबूत है, कुछ मजबूत है, तो मजबूत क्या है? तो ओबीसी के साथ क्या कम अन्याय अत्याचार हो रहा है सर? ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है भारत में जी, और अधिकार में सबसे कम है। अधिकार में ओबीसी सबसे कम है और जी, संख्या सबसे ज्यादा है। तो क्या उनपे क्या अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है? नहीं, इसमें अत्याचार क्यों होता है? सुभाष जी इसके बारे में बताए। सुभाष जी आप बताएंगे, जो ओबीसी है या आदिवासी है या बहुत सारे सिख हैं, इनके ऊपर अत्याचार ब्राह्मण क्यों करते हैं? कारण क्या है सुभाष जी? जी सर। सर वो चाहते हैं, अगर जो सिक्कों की बात करते हैं हम, तो सिक्कों के लिए भी उन्होंने ये रखा है कि भाई जो ब्राह्मण लोग हैं कि किसी को भी जाति व्यवस्था में मतलब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, हिंदू धर्म का ही वर्चस्व आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिक्कों की बात करते हैं तो। जी, और अगर जो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म से भी हमें निकाल दिया है उन्होंने कि हमको हिंदू नहीं मानते हो। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो क्या हिंदू मानेंगे? धर्म ही नहीं है। ठीक है, करके हम तो बुद्धिस्ट हैं, वो आपकी बात ठीक है, पर लेकिन जो जो रखा गया है, जो कि वो हमें समझते हैं कि भाई ये हिंदू लोग हैं। अगर जो वोटिंग की बात आती है तो वोटिंग में कहते हैं कि हिंदू लोग हो आप, और नहीं तो मुस्लिम ये कर देंगे, मुस्लिम वो कर देंगे। आप हिंदू को एक जगह लाओ और नहीं तो ये पूरा देश हिला डालेंगे, हमको वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। अल्पसंख्यक ब्राह्मण एससी ओबीसी के अल्पसंख्यक। हेलो सर। जी बोलिए। अल्पसंख्यक ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बना करके बहुसंख्य बना हुआ है, और बहुसंख्य बना हुआ है, हम पे राज स्थापित किया हुआ है। बस सिर्फ वोट बैंक के लिए हमको हिंदू बनाता है। वही तो बात बोल रहा हूँ अभी। वोट बैंक के लिए ही तो है हिंदू, और बाकी तो ये शूद्र दलित है। जी जी, संतानो जी क्या कहना चाहते हैं इन पे जो हमने बातें की हैं, इश्यू पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आप? तो जैसा बताया तो दोनों भी ठीक ही बताया। मजाक की ये बात है, देखो जब वोट आते हैं तब तब मूल निवासी समाज के लोग को हिंदू बताते हैं, जब वोट चला जाते हैं तब बताते हैं शूद्र। तो इसीलिए हमारा ये एक तो रिवोल्यूशन का बात है। अगर हम चाहते ये जो मूल निवासी समाज के लोग जल्दी जल्दी अगर धर्म चेंज करके बौद्ध धर्म में चला आए, तो अगर दूसरा कोई धर्म है तो वो बाईपास हो जाते हैं। और वो कभी नहीं चाहते मूल निवासी समाज इकट्ठा हो, क्योंकि उसको दिमाग पे है पूरा देश में हिंदू धर्म के शूद्र जाति में 6743 भाग करके रखा। मजाक की ये बात है सबसे, ये जो जैसा अपन मूल निवासी समाज के लोग किसी को आगे बढ़ाया, किसी को पीछे बोला, तुम इससे ऊंचा है, तुम उससे ऊंचा है, तुम उससे ऊंचा है, ऐसा कर करके सीढ़ी बनाया। तो सीढ़ी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो बंटवारा करके शोषण करने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा है। जब वोट आते हैं सब हम लोग हिंदू है, जब वोट चला जाते हैं तब इसी बारे में नहीं आते। तो ब्राह्मणवादी के एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ना तो जो इनको शूद्र बनाया एसटी ओबीसी को, ना तो मुसलमान बनना, अगर मुसलमान बनते तब भी नहीं बच पाएंगे उससे ब्राह्मण से, और अगर बुद्ध बनेंगे तब भी नहीं बच पाएंगे, अगर ईसाई बनेंगे तब भी नहीं बच पाएंगे, अगर सिख बनेंगे तब बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिखों के पास में दो हथियार है, एक तो तलवार का हथियार, एक तलवार एक विचार है, और ब्राह्मण के पास में झूठी विचार और तलवार है, तो दोनों। तो सिख के पास में तलवार भी है, हथियार भी है, दोनों चीज दोनों टक्कर बनाए तो इसी करके घबराता है कि वो ब्राह्मण जो मतलब सिख कितने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर? ज्यादा दो मतलब 30 तकरीबन 30 लाख के मतलब 3 करोड़ के करीब हो गया, जहाँ 30 करोड़ के करीब हो गए। तो इनसे घबराना बहुत ज्यादा ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि दोनों इनके पास में सच्चे विचार और तलवार हाथ में है,
उसको पता है जैसे भाई अगर ये अपने पाए तो काट कर फेंक देंगे। अगर विचार से है, विचार में लड़ना जानते हैं, तो सिख धर्म ऐसा धर्म है जो ST SC OBC को मुकम्मल तौर से ब्राह्मण के चुंगल से आजाद करा सकता है। ये हम गारंटी के साथ कह रखते हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास में विचार है, हथियार नहीं है। ईसाइयों के पास में विचार है, हथियार नहीं है। और बुद्धों के पास में विचार, हथियार नहीं। क्या हुआ बुद्ध धर्म का? बुद्धों को बुद्ध धर्म में घुसकर काटा, बुद्ध धर्म के अंदर घुसकर काटा। सिख को घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन सिख क्या करेंगे इनका, वो तो आने वाला वक्त बताएगा क्या हालात होंगे इनके। तो इसमें मैं लास्ट में पूछना चाहता हूँ, रंजन जी आप बताएं इसमें कि लास्ट में जात पात का जो कीड़ा है जो घूम रहा है, इससे हम समाज को कैसे बचा सकते हैं? देखिए सर, समाज जो है वो सामाजिक ध्रुवीकरण होना जरूरी है। ये जब सामाजिक ध्रुवीकरण होगा, या सामाजिक ध्रुवीकरण का सिर्फ भारत में वामन मेश्राम साहब चला है, वो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है। तो सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो भाईचारा का निर्माण होगा, और भाईचारा संचय शक्ति का निर्माण होगा, और संचय शक्ति का हम उपयोग प्रयोग आंदोलन चलाने के लिए कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर सकते हैं। और सामाजिक ध्रुवीकरण से सामाजिक क्रांति होगी, और सामाजिक क्रांति से व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये मामला है सर जी। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे? मानव समाज को जात पात के गटर से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? अगर जो सर जात पात की बात करते हैं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। अगर जो जात पात की बात करते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको, SC में जो जाति बनाई हुई हैं, जैसे चमार है, धोबी है, खटीक है, ये हम आपस में ही मतलब जो विचारधारा है एक मैच नहीं कर पाती हमारी। ना तो हम उनको मतलब रिश्ता कर पाते, ना उनका रिश्ता ले पाते। अगर जो हम ऐसी इसको भी अगर जो एक साथ करने लगे कि अभी हम SC में भाई खटीक की लड़की से शादी करने लगे, टाटप का लड़का हो या लड़की हो, मतलब आपस में हम चेंजमेंट करने लगे, तो इससे भी जाति कम होने की मतलब उम्मीद जगाई जा सकती है। जी संतानु जी क्या कहना चाहेंगे? मानव समाज को जात पात के गटर से कैसे निकाल सकते हैं? मैं गटर मानता हूँ उसको, जात पात का जो गटर है जिसमें बदबू आती है, उसमें हीन भावना की और घमंड की बदबू आती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसे ने आप पहले आपने बताया था, जी आपके पास विचारधारा भी है तो हथियार भी है। पूरा देश में ऐसे चल रहा है, दलित के पास जैसे बौद्ध धर्म के वो विचारधारा है, हथियार नहीं है। तो अभी तो ये आ चुका है, दलित समाज के, मूल निवासी समाज के लोग के सामने आ चुके हैं। आपको विचारधारा रखने से बाद साथ साथ हथियार भी रखना चाहिए। अगर हम भी देख ले, जब मूल निवासी समाज के लोग के पास हथियार रहेंगे विचारधारा के साथ साथ, तब हम लोग को शासन में आ जाएंगे और अन्याय अत्याचार जुल्मबाजी बंद हो जाती है। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं दे रहा है, पूरा देश में जैसा समझो यूपी में 2 आदमी है, ये सुबह सर मैडम, यूपी में मैंने 7-8 टाइम गया थे, तो उसमें हर गांव में जितने सारे मनुवादी समाज के लोग रहते हैं, जैसा ब्राह्मण, राजपूत, खत्रिय और लोग रहते हैं, तो उसके हर घर के पास हथियार है कि नहीं? हर घर के पास हथियार है। कोई एक थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, कोई भी गंडगोल हुआ, बंदूक लेके निकल रहा है। लेकिन मेरे प्रॉब्लम क्या है, जो दलित समाज के, मूल निवासी समाज के लोग हथियार नहीं रखते। ये हथियार के विचार में हम लोग विचारधारा रखते हैं, लेकिन तलवार नहीं रखते हैं, हथियार नहीं रखते। ये हमारा कमजोरी। जैसा आपने बताया, विचार अगर उसके साथ लड़ाई करना है, विचारधारा जैसा मूवमेंट कर रहा है, हथियार भी रखना चाहिए। क्योंकि विचारधारा के साथ जब हथियार आएंगे तब हम टक्कर दे सकते हैं। ये मेरा सबसे प्रॉब्लम है। अभी ये आ चुका, ये बात हम बता सकते हैं। जो देश में जैसा हो रहा है, अगले 1-2 साल के अंदर देश में बहुत बड़ा गृह युद्ध हो सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड है, 30 करोड़ से ज्यादा लोग को रोटी रोजी बंद हो गया। गांव में मैंने 4 दिन पहले बहुत इलाका में गया प्रोग्राम के। आपको कैसा बता दो, 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, इतने परेशानी है, टेंशन है लॉकडाउन में। तो मेरे हिसाब से ये भी इसका एक साजिश है।
जानबूझ करके हम लोग को कमजोरी, इकोनॉमिकली कमजोर करने के बाद वो लोग चाहते हैं तब हम लोग के ऊपर अटैक करे, तो हम लोग काउंटर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो हम लोग मेरे इसी बात से आपको भी जैसा बात है वो बात मैं मान ली, जो अगर काउंटर करे तो हथियार से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर जब लड़ाई करना है वो रसगुल्ला लेके, वो अगर वो तलवार यूज करे और हम खुद हाथों से करें तो लड़ाई नहीं होता है। तो जी इसीलिए जी विचारधारा के साथ साथ आप जैसा बताए वो बात मैं भी मान लिया, जो विचारधारा के साथ साथ हथियार भी हम लोग को रखना चाहिए। अगर उसी हथियार रखे तो अपन दलित समाज के, मूल्यवासी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार कम होगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल दे के बात खत्म करते हूँ, अगर यूपी में, कोलकाता में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कोई भी जगह में अगर एक को अपर समाज के, मनुवादी समाज के एक लोग जब थाना जाते हैं तब उसके अभियोग लेता है, सब कुछ कर पाता है, उसको दिमाग में ये पता है थाना तो मेरा है। लेकिन मूल्यवासी समाज के कोई प्रॉब्लम आता है, जब थाना जाता है अभियोग नहीं लेते हैं, एफआईआर नहीं करते, तो ऐसे हिसाब से ही चलते हैं। तो हम लोग को रिवोल्यूशन करना चाहिए, ये आज़ादी झूठा है, मनुवादी शासन को हम लोग को, मूल्यवासी समाज लोग को एक काटा होके आवाज उठाना है, उसको क्षमता से निकलना चाहिए। क्योंकि हमने देखा आज़ादी के 73 साल तक देखा, लेकिन वो लोग हमारा समाज के भलो नहीं किया। वो चाहते हैं हम लोग बीच बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हम लोग को बीच लड़ाई जारी करके हम लोग को कमजोरी करना चाहता है। इसीलिए एक ही आवाज है, मनुवादी हटाओ, मूल्यवासी राज कायम करो, यही मेरा बात है। आवाज उठाना है, जो मनुवाद हटाओ, यूरेशियन के मनुवादी लोग हमारा देश के शासक वर्ग नहीं हो सकते, एक ही नारा है। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम लोग को और भी आवाज उठाना चाहते हैं और भी इकट्ठा होके मनुवादी खिलाफ लड़ाई करेंगे। और साथ साथ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, जो हमारा ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करे तो हम खुद को रक्षा करने के लिए हथियार के संभाल आ चुका। क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं, विचारधारा के साथ साथ हम लोग को भी हथियार रखने चाहिए, कौन सा का, जैसा लाठी तलवार ऐसा भी रख सकते हैं, तब हमारा विचारधारा आगे इसमें क्या है थैंक कि यू अभी सर। तलवार जो है, हथियार रखना बहुत जरूरी है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इसमें कि कोई भी इंसान है जो है, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना चले भले है। और वो कहते हैं शस्त्र के अधीन है राज, ये शस्त्रों के अधीन राज है। तो इस करके शस्त्र जरूर है। फिर शस्त्र जब राज नहीं होता तो सच मर जाता है। अभी झूठ का राज चल रहा है, मनुवादियों का राज चल रहा है, तो सच मरा हुआ फिलहाल जो है ना, अंदर घुसा हुआ, अंदर दबा पड़ा है, उसको बाहर निकालेंगे। 2024 में मेरे ख्याल से भारत के अंदर मूल्यवासियों का राज होगा। ये हकीकत में इसको हम बनाएंगे और इसको बहुत जल्दी हम इसको राज को कायम करेंगे और मनुवादियों का राज हमेशा के लिए ध्वस्त करेंगे वहां से जो है। जी रंजन जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहती हैं? सर, जाति खत्म करने का मूल आधार डीएनए साबित करता है कि ये जो भारत के मूल निवासी हैं, 4,643 जातियों में बटे हुए हैं, ये एक ही ब्लड, एक ही नस्ल और एक ही सभ्यता के निवासी हैं सर। और इनको संगठित करने और जागृत करने की जरूरत है। जितने जल्दी ये जागृत हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी लड़ाई फाइनल हो जाएगी। और इसमें हमारे बिना ये है, बिना बिना सोच, बिना ज्ञान के ये जात पात खत्म होने वाली नहीं है। ज्ञान को विचारधारा, फैलाएंगे, विचारधारा और ज्ञान, ये जो है ना सच्चा ज्ञान जिसको बोलते हैं, विचारधारा जी जो है, ये अगर फैल जाए अच्छी तरह से तो जात पात खत्म हो सकती है। जी संतानु जी, क्या कहना, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? संतानु जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, बताइए। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में चाहता तो जैसे आपने बताया कि हम लोग को यूनाइटेड होना चाहिए, मूल निवासी समाज के लोगों को, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इसी हमारा आवाज है। ये आज़ादी झूठा है और मनुवाद को निकालना चाहिए। क्योंकि आज़ादी के 73 साल बाद भी हम लोग देखा, तो फिर भी हम चाहते हैं, जैसे आपने बात किया वो बात मेरे दिमाग में आ गया। ये मेरा विचारधारा एक हाथों से विचारधारा है, एक हाथ में
हथियार भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसके दिमाग में बहुत सारे देखा, किताब ने जैसे देखा, मेरे पास भी किताब देखा, तो बाबा साहेब को साथ उन्होंने जैसा किया। अभी आपको देखा भारत के जो राष्ट्रपति है, जो सबसे बढ़िया सम्मान की व्यक्ति है, उसको भी इनवाइट नहीं किया। कुछ महीना में उड़ीसा में एक मंदिर में पिछले साल में राष्ट्रपति गया था, तो मंदिर में उसको घुसने नहीं दिया। तो उसका मतलब क्या है? उसके मतलब यही है, ये देश के जो मूल्यवासी लोग को वो इंसान नहीं मानते, वो चाहते हैं ये लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हम लोग को खत्म करना चाहता है। इसलिए हमको तुरंत आवाज उठाना चाहिए। मंदिर में हमने पहले बताया था, मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिया जाता है। 95% मंदिर बुद्ध मठ थे पहले, और जो मूर्तियां हैं वो बुद्धों की हैं, उनके ऊपर कपड़े लपेट कर उनको देवी बना रखा है। शूद्रों को मंदिर में इस करके नहीं जाने दिया जाता कि अपनी प्रॉपर्टी उनकी, शूद्रों की प्रॉपर्टी है, वो जिनको शूद्र बनाया है, यदि अपनी प्रॉपर्टी को पहचान है ले इस करके उनको अंदर नहीं जाने देते। तो मैं मेरा ये मानना है कि उसमें हकीकत की बात बता रहा है कि बहुत सारे मंदिरों में जाकर देखा आप, जो मूर्तियां हैं वो बुद्ध की मूर्तियां मिलेगी आपको, सिर्फ टिक्का लगा हुआ या कुछ और चुन्नी उड़ा रखी हुई, ऐसे हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शूद्रों से डरते भी है और उनको मंदिर में इसके जाने देते कि उनकी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी, कभी अपनी प्रॉपर्टी में अपना हक न जमा ले, इस करके उनको अंदर जाने दिया जाता। तो इसमें समाज हेलो लास्ट में क्या करना चाहते हैं सर? इन्होंने देखो, ये जो सरकार जो चल रही है यहाँ पे, मनुवादी सरकार, हाँ, इन्होंने बीमारी को भी जातिगत व्यवस्था में जोड़ दिया। आप देख भी रहे होगे, आप सुन भी रहे होगे, इंडिया की न्यूज़ें आती रहती हैं। इतना इन्होंने सिस्टम बिगाड़ दिया है इस देश का कि कई साल पीछे कर दिया है। सारी मतलब इन्होंने जो थोड़ा सा उम्मीद थी कि भाई लोगों को कंपनी में रोजगार मिलेंगे, उन कंपनियों को बंद कर दिया। और कोरोना से जो पब्लिक ने प्लान किया है, उनको बड़ी समस्या हुई है। अब पता नहीं वो वापसी आएंगे भी नहीं आएंगे। इस समस्या को देखते हुए लोगों में जाति भावनाओं के आधार पे अब वो अपने गांव में प्लान कर गए हैं, और वो इसी बात से लेके कि भाई चलो शहर की ओर चलते हैं कि कुछ काम धंधा करेंगे वहां पे, क्योंकि गांव में तो जाति व्यवस्था का ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है। आज भी देखता है हम गौतम बुद्ध नगर, अगर जो यूपी की बात करते हैं सर हम, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे सुपर वो है जिला, मतलब टॉप, एकदम एक्टिव भी, हर तरीके से मतलब रोजगार भी, सुरक्षित भी, सबसे ज्यादा। और गौतम बुद्ध नगर में भी आज भी ऐसी स्थिति है जहाँ पे दलितों के साथ में इतना शोषण होता है कि उनको खाट पे नहीं बैठने दिया जाता, कुर्सियों पे नहीं बैठने दिया जाता। मैं गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहा हूँ, जो कि हाई सिटी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। जी जी, अब हमारा टाइम समाप्त हो गया हमारा, बिल्कुल भी। रंजन जी, कुछ लास्ट में कहना चाहती हैं आप? सर यही कहना चाहते हैं सर, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दलित शब्द का प्रयोग आप लोग ना करें, जी, तो क्योंकि असंवैधानिक शब्द है, इसलिए आप एससी कह सकते हैं। SC/ST OBC माइनॉरिटी। जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त में फिर हम किसी टॉपिक को लेकर आपको जो अधिकार मिले SC ST जी जी, थैंक यू आप तीनों को जुड़ने के लिए, शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में। कोई साथियों जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानव के साथ में, अपना टीवी लाइक कर पेज को। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।